हमारे खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उड़ीसा की। देखिए, उड़ीसा के कंधमाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कंधमाल में जनसभा को संबोधित किया। इस सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, साथ ही पाक बम का कोई खरीदार नहीं। कांग्रेस देश का मन मारती है। उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार बनेगी। 4 जून को कांग्रेस विपक्ष पार्टी भी नहीं बन पाएगी। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि 50 से कम सीटों पर निपटने वाली है कांग्रेस और ये लोग आतंकियों के साथ बैठक करते हैं। कांग्रेस के शहजादी पुराने स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। 4 जून को एनडीए 400 पार जाएगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। साथ ही कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब विपक्ष में भी नजर नहीं आएगी। 50 से कम सीटों पर निपटने वाली है कांग्रेस। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ये कहा कि ये लोग आतंकियों के साथ बैठकें करते हैं। कांग्रेस के शहजादे पुराने स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। 4 जून को एनडीए 400 पार जाएगी। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और देखिए, इस दौरान उन्होंने कहा कि हम 400 पार की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथे चरण में हमें ज्यादा सफलता मिलेगी। 13 मई को चौथे चरण का चुनाव है। दक्षिण भारत में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। तेलंगाना में 10 से ज्यादा सीटें जीतेगी। भाजपा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस वोट बैंक झूठ की राजनीति करती है और पीओके भारत का हिस्सा है। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान पीओके का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। कांग्रेस बीआरएस आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस ने मेरा वीडियो एडिट कर चलाया है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है। तो देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह और क्या कुछ उन्होंने कहा वो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, तेलंगाना की बात करते हुए नजर आए और कहा कि तेलंगाना में 10 से ज्यादा सीटें जीतेगी और भाजपा मजबूती के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस वोट बैंक और झूठ की राजनीति करती है। पीओके भारत का हिस्सा है और हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। कांग्रेस बीआरएस आपस में मिले हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने मेरा वीडियो एडिट कर चलाया, ये भी उन्होंने कहा और कहा कि देश प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में सुरक्षित है। और देखिए, आज थमा चौथी फेज का चुनाव प्रचार। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। लोकसभा के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 13, तेलंगाना की 17, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड की 4, उड़ीसा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव होगा। पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 88, तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान हो चुका है। यानी कि तीसरे चरण तक 283 सीटों पर मतदान हो चुका है। और अब देखिए, 13 मई तक कुल 375 से ज्यादा सीटों पर मतदान हो जाएगा पूरा और बाकी 3 चरणों में 164 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा। अभी तक की बात की जाए तो राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मेघालय, तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव में खत्म हो चुका है चुनाव। तो हम आपको वो जानकारी यहाँ पर दे रही हैं जहां पर अभी तक चुनाव हो चुकी है और आने वाले दिनों में कौन सी जगह है जहां पर चुनाव होना बाकी है। अभी तक का पूरा गणित अगर समझाए तो देखिए, पहले चरण में 102, दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो 88 सीट ऐसी रही जहां पर चुनाव हुए। तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान हो चुका है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दी कि बाकी 3 चरणों में 164 सीटों पर मतदान करवाए जाएंगे। अभी तक राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मेघालय, तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में खत्म हो चुका है चुनाव। और देखिए, आज थमा चौथी फेज का चुनाव प्रचार। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को वोटिंग और 13 मई को 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला बंद होगा ईवीएम में। चौथे चरण के मतदान में कई हाई प्रोफाइल सीटें शामिल होंगी। तेलंगाना की हैदराबाद की हम बात कर लेते हैं और अगर इस सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी की माधवी लता है, एआईएमआईएम के असुद्दीन ओवैसी हैं, करीमनगर से बंदी संजय कुमार, लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीनी है। इसके अलावा कन्नौज से सपा से अखिलेश यादव है, बिहार के बेगूसराय से
गिरिराज सिंह मैदान में हैं। इसके अलावा उजियारपुर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मैदान में हैं। मुंगेर से जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश की कड़पा से वाईएस शर्मिला, झारखंड की खूंटी से अर्जुन मुंडा, पश्चिम बंगाल की आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें बहरामपुर से, तो यहाँ से अधीर रंजन चौधरी है, यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है। तो बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि ये वो सीट है जो चर्चा का विषय रहने वाली है। और इन सीट से कौन कौन प्रत्याशी है वो भी जरा आप जान लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। इस सीट से बीजेपी की तरफ से है माधवी लता, और यहाँ से बात करें एआईएमएम से तो असदुद्दीन ओवैसी उनके सामने है। इसके अलावा बात करें करीमनगर की, तो यहाँ से है बंदी संजय कुमार। लखीमपुर खीरी की बात करें तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी। इसके अलावा देखिए कन्नौज से सपा से अखिलेश यादव, बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह मैदान में हैं। उजियारपुर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मैदान में हैं। मुंगेर से जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश की कड़पा से वाईएस शर्मिला, झारखंड की खूंटी से है अर्जुन मुंडा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से है शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में। इसके अलावा बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और यूसुफ पठान का नाम शामिल है। आखिर कहां है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ? ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि छिंदवाड़ा में मतदान के बाद से नजर नहीं आ रहे कमलनाथ। देखिए छिंदवाड़ा में पहले चरण में 19 अप्रैल को हुआ था मतदान, उसके बाद से ही कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति से नदारद है। आज मध्य प्रदेश में चौथे और अंतिम चरण का प्रचार रहा। इसी बीच कमलनाथ के विदेश जाने की खबर भी यहाँ पर मिली। चुनावी प्रचार अभियान से दूरी को कमलनाथ की नाराजगी से देखकर भी जोड़ा जा रहा है। सांसद पुत्र नकुलनाथ की भी मध्य प्रदेश में सक्रियता कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इधर कमलनाथ की गैर मौजूदगी पर भाजपा निशाना साध रही है। कांग्रेस आलाकमान ने चुनौती वाली सीटों पर बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन कमलनाथ को इसमें नहीं रखा गया है। ऐसे में कमलनाथ को लेकर जो सियासी गलियारा है वहां पर चर्चा तेज है, क्योंकि कहां है कमलनाथ? कुछ लोग कह रहे हैं विदेश जाने की बात यहां पर सामने आ रही है उसको लेकर, और जो सीट्स हैं चुनौती वाली सीट्स वहां पे उनकी सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पे बने हुए हैं कि आखिर कहाँ है कमलनाथ, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा चेहरा, कद्दावर नेता है, और ऐसे में उनकी सक्रियता लोकसभा चुनाव में नहीं नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर कहाँ है कमलनाथ। और चलिए बात करते हैं कुवैत में नया राजनीतिक संकट। कुवैत की अमीर शेख ने देश की संसद को भंग किया, कुछ सरकारी विभागों को अपने कंट्रोल में लिया, कुवैत के कुछ कानूनों को भी यहाँ पर भंग किया। अमीर ने न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार होने की बात कही। कुवैत पिछले कुछ सालों से घरेलू राजनीतिक विवादों से घिरा रहा। वेलफेयर सिस्टम इस संकट का एक प्रमुख मुद्दा माना जा रहा है, और इसे रोकने के लिए सरकार को कर्ज लेने से इसकी वजह से वेतन देने के लिए बहुत कम पैसे बचे हैं। तो यानी कि कुवैत जो है वो संकट में नजर आ रहा है, और ऐसे में अब कुवैत की चर्चा विश्व के अंदर हो रही है। अब आपको पूरा मुद्दा एक बार समझा देते हैं कि दरअसल कुवैत वापस से चर्चा में क्यों आया है। तो देखिए कुवैत में नया राजनीतिक संकट नजर आ रहा है। कुवैत की अमीर शेख ने देश की संसद को भंग किया है, कुछ सरकारी विभागों को अपने कंट्रोल में लिया है, कुवैत के कुछ कानूनों को भी भंग कर डाला। अमीर ने न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार होने की बात कही है। कुवैत पिछले कुछ सालों से घरेलू राजनीतिक विवादों से घिरा रहा। वेलफेयर सिस्टम इस संकट का एक प्रमुख मुद्दा रहा है, और इसने रोक रखा है सरकार को कर्ज लेने से। इसकी वजह से वेतन देने के लिए भी बहुत कम पैसे बचे हैं। इसरो की एक और बड़ी कामयाबी, देखिए तरल रॉकेट इंजन का टेस्ट सफल। और आपको जानकारी दे दें कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक की मदद से तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट हुआ है। इसरो ने तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट कर मील का पत्थर छुआ है। इंजन को 665 सेकंड के हॉट परीक्षण से गुजरना पड़ा, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में 3D प्रिंटिंग तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और देखिए तरल रॉकेट इंजन PS4 को लंबे समय तक सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इसकी मदद से 97% कच्चे माल की बचत हो सकती है, और उत्पादन समय को 60% तक कम किया जा सकता है। तो यानी कि एक और सफलता का आयाम छुआ है इसरो ने, और वो आयाम क्या है वो भी जरा आप
जान लीजिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इसरो की, तो एक के बाद एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है और एक और ऊंचाई, या यूं कहें कि एक और कामयाबी इसरो के हाथ लगी है। और वो कामयाबी ये है कि तरल रॉकेट इंजन का टेस्ट सफल हुआ। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक की मदद से तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट हुआ है। इसरो ने तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट कर मील का पत्थर छुआ है। इंजन को 665 सेकंड की हॉट परीक्षण से गुजरना पड़ा, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में 3D प्रिंटिंग तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा तरल रॉकेट इंजन PS4 को लंबे समय तक सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इसकी मदद से 97% कच्चे माल की बचत हो सकती है और उत्पादन समय की अगर बात करें तो 60% तक इसे कम किया जा सकता है। आरसी में बनी नई चयन समितियां। आपको बता दें कि परमिंदर सिंह बनी हैं सीनियर चयन समिति की चेयरमैन। राजस्थान के रणजी के कप्तान रह चुके हैं परमिंदर सिंह। बृजेंद्र यादव का नाम सामने आ रहा है इसमें। जाकिर हुसैन, अमर सिंह नेगी, अनूप दवे भी चयनकर्ता बने हैं। इसके अलावा जूनियर चयन समिति का चेयरमैन बनाया है प्रणय शर्मा को। कमेटी में गजेंद्र सिंह, सीनियर पुनीत यादव, लोकेश जैन और किशन चौधरी भी शामिल हैं। इसके अलावा महिला चयन समिति में सुल्ताना खान का नाम है, अंजू शर्मा का नाम है, माया जाट और श्वेता बिश्नोई का नाम भी इसमें शामिल है। और आपको जानकारी दी थी कि आरसीए एडहॉक कमेटी ने क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी को इसका जिम्मा सौंपा था और जिम्मेदारी जब उन्होंने ली तो आरसीए की एक नई चयन समिति बनाने का यहाँ पे जिम्मा दिया गया था। एडवाइजरी कमेटी ने बैठक कर नए चयनकर्ताओं का चयन किया है। तो देखिए, नए चयनकर्ताओं का जो नाम है वो यहाँ पर आ चुका है। कौन कौन से नाम है एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परमिंदर सिंह, जो कि सीनियर चयन समिति के चेयरमैन बने हैं। राजस्थान के रणजी से भी वो पहले आ चुके हैं। तो यानी कि आरसी में जो नई चयन समितियां हैं वो बनी है। परमिंदर सिंह सीनियर चयन समिति के चेयरमैन बने हैं। राजस्थान के रणजी के कप्तान रह चुके हैं। बृजेंद्र यादव, जाकिर हुसैन, अमर सिंह नेगी और अनूप दवे भी चयनकर्ता बने हैं। और देखिए, जूनियर चयन समिति की अगर बात की जाए तो उसका चेयरमैन बनाया गया है प्रणय शर्मा को। इसके अलावा कमेटी में गजेंद्र सिंह सीनियर हैं, पुनीत यादव, लोकेश जैन और किशन चौधरी भी शामिल है। महिला चयन समिति की अगर बात की जाए तो उसके अंदर है सुल्ताना खान, अंजू शर्मा, माया जाट और श्वेता बिश्नोई। आरसीए एडहॉक कमेटी ने क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी को इसका जिम्मा सौंपा था और अब जिम्मेदारी निभाई जा चुकी है और बैठक करने के बाद चयनकर्ताओं का हुआ है चयन। भर जाएगा सरकार का खजाना। नया वित्त वर्ष सरकारी खजाने के लिए साबित हो सकता है शानदार। इस वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक से मिलेंगे 1 लाख करोड़ रुपए। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में आरबीआई द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए होंगे ट्रांसफर। यूनियन बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई ने पिछले वित्त वर्ष में सरकारी खजाने को जो 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा आपको जानकारी ये भी दे दें कि रिजर्व बैंक को मुख्य कमाई होती और ब्याज और फॉरेन एक्सचेंज से। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार का जो खजाना है वो भर जाएगा। वो इसलिए क्योंकि नया वित्त वर्ष और सरकारी खजाने के लिए साबित हो सकता है शानदार। इस वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक से मिलेंगे 1 लाख करोड़ रुपए। चालू वित्त वर्ष की अगर बात की जाए 2024-25 की, तो आरबीआई द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। यूनियन बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक को मुख्य कमाई होती है ब्याज और फॉरेन एक्सचेंज से।